गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बिगिंस। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद तौसीफ खान और आज का हमारा टॉपिक है सैलिएंट फीचर्स ऑफ जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, द मीजी कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन इन फोर्स फ्रॉम नवंबर 1890 टू मई 1947। जो मीजी कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि किंग मीजी के राज में आया था, वो 1890 से लेकर 1947 तक रहा। उसके बाद दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन आता है जापान का, जिसका नाम है शोवा कॉन्स्टिट्यूशन, जो फोर्स में आता है 13 मई एंड 1947 में। शोवा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 11 चैप्टर्स और 103 आर्टिकल्स हैं। सैलिएंट फीचर्स ऑफ जापान कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल। जो पहले का कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी कि मीजी कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ पे सॉवरेनिटी जो थी वो किंग की थी। किंग को वहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था। लेकिन जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो शोवा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये लोगों की वजह से ही, लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया तभी ये चेंज आया, तभी शोवा कॉन्स्टिट्यूशन आया। और इसी वजह से जो सॉवरेनिटी है वो लोगों के हाथ में है, और ये कहा गया है जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान इज रिजिड एंड द प्रोसीजर टू अमेंड इट इज टफ। जो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि उसमें आसानी से अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, जिसमें बहुत आसानी से चेंजेस किए जा सकते हैं, और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, आसानी से अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, रीयूनिफिकेशन ऑफ वार। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट जापान विल नॉट गो टू वार एंड विल नॉट यूज फोर्स और थ्रेटन द यूज ऑफ फोर्स। जापान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कह रखा है कि डिक्लेयर कर दिया है कि हम किसी के वार में नहीं जाएंगे, हम अपने जितने भी मैटर्स होंगे उन्हें पीसफुली रिजॉल्व करेंगे, लेकिन हम अपने आप को सेव करने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए फोर्स का यूज़ करेंगे। ठीक है। जापान की जो हिस्ट्री रही है वो बहुत ज़्यादा वार वाली रही है। उन्होंने बहुत वार लड़े हैं अपनी लाइफ में, और ये ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे जापानीज लोग। जैसे कि ब्रिटिश की हिस्ट्री है, ब्रिटिश ने ज़्यादातर कॉलोनाइजेशन किया है, ज़्यादातर स्टेट्स पर उसका यही सपना था कि रूल करे, और करा भी है बहुत सारे। इसी तरह जापान ने बहुत जगह रूल किया है, और जापान का भी यही सपना था, और ये बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे ब्रिटिश को। लेकिन जब इन्होंने वर्ल्ड वार सेकेंड देखा तो ये पूरी तरीके से टूट गए, और फिर इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर कर दिया कि हम वार आगे से नहीं लड़ेंगे, और बहुत बड़ी कीमत चुकाई इन्होंने जब इनके ऊपर 2 एटॉमिक बम गिरे। लिमिटेड मोनार्की, ही इज द सिंबल ऑफ द स्टेट एंड यूनिटी ऑफ द पीपल। पहले जो मीजी कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें मोनार्की जो है वो सॉवरेनिटी थी, और बहुत बड़ा ओहदा दिया हुआ था उसमें। लेकिन चेंज आया जब लिमिटेड मोनार्की आ गई। फिर जब शोवा कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें मोनार्की जो है वो एक सिर्फ सिंबल रह गया स्टेट का एंड यूनिटी ऑफ द पीपल। जैसे कि इंग्लैंड में है, वहाँ पर भी ज़्यादा पावर्स नहीं मिली हुई, लेकिन वो एक सिंबल है, एक प्रथा है वहाँ की, इसीलिए वहाँ पर मोनार्की है अभी भी, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो जापान में है, जो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया शोवा कॉन्स्टिट्यूशन, जो अभी भी है प्रेजेंट, वहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि ब्रिटिश के पैटर्न पे। जैसे मैंने बताया ब्रिटिश को बहुत फॉलो करते हैं, तो ब्रिटिश के पैटर्न पे ही उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखी। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जिसमें सारी पावर जो है वो सिर्फ सेंट्रल के पास होती है, स्टेट्स के पास पावर्स नहीं होती, सेंट्रल ही सब कुछ कंट्रोल करती है। और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास इक्वल पावर होती है, उसे हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। बाई कैमरल सिस्टम, जो पार्लियामेंट है जापान का, वहाँ पर 2 चैम्बर हाउसेज है। द अपर चैम्बर इज द हाउस ऑफ काउंसिलर्स, जिसमें 242 मेंबर्स थे 2013 तक, और जिनका टाइम पीरियड है 6 ईयर्स।
और जो लोअर हाउस है उसमें 480 मेंबर्स हैं और इसका टाइम पीरियड है 4 years, जो लोअर हाउस है। द फंडामेंटल राइट्स, जो जापानीज पीपल्स हैं उन्हें फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं चैप्टर 3 में जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कौन कौन से राइट हैं? राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, प्रेस, राइट टू एजुकेशन एटसेट्रा। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंटली एक्शन ले सकती है किसी के भी खिलाफ और उसकी नज़र में सब इक्वल है। जब यहाँ पर कह दिया द राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। एडल्ट सफरेज, जो मीजी कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 25 years के जब पीपल्स हो जाते थे तब उन्हें वोटिंग का राइट दिया जाता था, लेकिन जो शोवा कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें 18+ कोई भी मैन और वुमेन वोटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, सुप्रीम लॉ। चैप्टर 10 में जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर कर दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो लॉ है जापान की। यही सैलिएंट फीचर्स हैं जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन के। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।